नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, जो अपना कार्यकाल 2 वर्ष का अब तक पूर्ण कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक प्रशासनिक सेवाओं में रहे आलोक रंजन जब 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो अब दौर है कि इनके 2 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को क्या हासिल हुआ, क्या उपलब्धियाँ रहीं, क्या नाकामियाँ रहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिन परिस्थितियों में जावेद उस्मानी से कमान लेकर मुख्य सचिव के तौर पर आलोक रंजन को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था, अब 2 साल का वक्त हो गया है। 2 साल का वक्त मिलना हालांकि बहुत ज़्यादा किसी मुख्य सचिव के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी एक उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखिए तो एक बड़ा टेन्योर है। और किसी भी मुख्य सचिव को अपने काम की उपलब्धियाँ बताने के लिए या फिर उसने क्या क्या योगदान किया है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर या दूसरे मदों में, उसके लिए पर्याप्त वक्त होता है। तो 1978 बैच के आईएएस आलोक रंजन अपने कैडर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्विस करने वाले अधिकारी हैं। तो ऐसे में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक सेवा देने के बाद अब जब वो मुख्य सचिव हैं तो उन्होंने सूबे के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए। 2 साल का कार्यकाल हुआ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पूरा मैंडेट भी आलोक रंजन को हासिल है। तो ऐसे में कुछ विवाद भी खड़े हुए, लेकिन उपलब्धियां भी उनके पास बताने के लिए काफ़ी कुछ हैं। तो आज विशेष तौर पर प्राइम डिबेट में मैंने आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 साल के कार्यकाल में उनके खाते में उपलब्धियां क्या रही हैं। और आज आलोक रंजन को सुनना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अपने नीचे की ब्यूरोक्रेसी और अपनी जो कमांड है वह बाकी अफसरों और मातहतों के साथ किस तरह रखेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव 1978 बैच के आईएएस ऑफिसर आलोक रंजन, जो यूपी में इस वक्त सबसे सीनियर आईएएस अफसर हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। और ऐसे में ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूपी में जहाँ टेन्योर बहुत कम मिलते हैं किसी भी ऑफिसर को काम करने के लिए, तो आपको 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, ये ज़्यादा बड़ी बधाई की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन 2 साल में आपको क्या ऐसा लगा कि आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की उत्तर प्रदेश ने आपके बतौर मुख्य सचिव रहते हुए, और क्या मेजर अचीवमेंट्स हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे 2 वर्ष के मुख्य सचिव के कार्यकाल में मेरे को जो सबसे बड़ी सहूलियत थी वो थी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक युवा मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी एक मॉडर्नाइजिंग, एक आधुनिक सोच थी। और उस आधुनिक सोच थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से किस प्रकार प्रदेश का जो है विकास किया जाए। मेरा काम जो था, जो मैंने 2 साल में करने की पूरी कोशिश की कि जो उनका विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको मैं किस तरीके से ज़मीन पर उतारूँ। और उसके लिए मैंने समन्वय करके सभी अधिकारियों की टीम के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करके, अधिकारियों की टीम को नेतृत्व प्रदान करके ये स्थिति लाए कि पहले ये होता था कि सरकारी प्रोजेक्ट जो होते थे वो चलते रहते थे सालों तक, उसमें कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन होते थे और वो पूरे नहीं होते थे। अब जो भी प्रोजेक्ट या जो भी हमने अवस्थापना का काम टेकअप किया, उसको बिल्कुल समय के अंतर्गत पूरा करने की एक शैली हमने इसमें लाई। चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे आईटी सिटी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको बिल्कुल समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम किया, जिससे कि विकास की गति में काफी। कैसे इन अधिकारियों को ठीक कर पाए आप, जिनकी वर्षों से आदत है काम को पेंडिंग करने की, काम को लटका देने की, तमाम और भी शिकायतें, तो इतने ऐसे लोगों को दुरुस्त करने में आपको कितने कील कांटे हटाने पड़े? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जो दिक्कत होती है कभी कभी कि जब फाइल में काम होना शुरू हो जाता है खाली, और कागज भी काम होने लग जाता है और जमीन पर नहीं उतरता है, तब समस्या आती है। मैंने प्रयास यही किया कि फाइल पे काम करना नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निर्णय लेना है तो अभी लो। तो जिस तरीके से मैं समन्वय या मॉनिटरिंग की बैठकें करता था, तो वहीं टेबल पे बैठ के ही विभागों से निर्णय वहीं के वहीं जो है करा लिया करते थे, जिससे ये ना हो कि फाइलों के आदान प्रदान में ही महीनों का समय गुजर जा रहा है। तो उस तरीके से, और फिर फील्ड में मैंने स्वयं जाके लीडरशिप ली कि मैं स्वयं फील्ड में जाऊं, गाँव में जाऊं, इंस्पेक्शंस करूं। तब मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग भी करिए। तो जब उन्होंने देखा कि मैं स्वयं जा रहा हूं, तो बाकी अधिकारी भी फिर जाने लगे। ये जो आपके अड़ंगेबाज तमाम प्रमुख सचिव हैं, आप तो लंबे समय तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं कई सरकारों में, तो ये जो अड़ंगेबाजी करते हैं प्रमुख सचिव और सेक्रेटरी लोग और एचओडी लोग, इनके तौर तरीके तो आपको पता रहे होंगे, तो इनको हैंडल करना कितना आपके लिए मुश्किल रहा? नहीं, मुश्किल नहीं रहता है। अब जानते हैं किसी का क्या, हर एक की अलग अलग स्टाइल होती है अधिकारी की। तो इतने दिनों से यूपी काडर में मैं भी रहा हूँ, तो मैं हर एक की स्टाइल से परिचित भी हूँ। और फिर मैं उसको देखते हुए ये भी रखा कि मैंने जिसकी जो बात है उसको पूरा मौका भी दिया बोलने का, उसकी बात को समझा भी। लेकिन जो पूरा गोल है हमारे शासन का, और जिस तरह हमको बढ़ना है और जिस गति से बढ़ना है,
उस पर ध्यान कभी नहीं हटा और उनको भी उस तरफ मैंने गाइड किया, मोटिवेट किया और उन्होंने फिर फॉलो किया मेरी बात को। सबसे ज्यादा मुश्किल आपको किस प्रोजेक्ट में आई, और पूरे कार्यकाल में 2 साल के कार्यकाल में किस चीज को लेकर आपने अपने को उसको माना कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसको करने में आपको कठिनाई भी हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मैं समझता हूँ, जब मैंने कार्यकाल संभाला ही था तब वो ये था कि ऊर्जा सेक्टर में सुधार लाना बहुत जरूरी है, बिजली के उसमें। करेक्ट। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे निर्देश थे कि भाई आप लोग बिजली सेक्टर में सुधार लाइए। इसमें हम चाहते हैं कि 24 घंटे बिजली शहरों में रहे और 16 घंटे बिजली रूरल एरिया में रहे। सबसे पहले इसी लक्ष्य को बनाकर हमने काम करना शुरू किया और इसमें दिक्कतें जरूर आई क्योंकि उसमें बहुत फंड्स की आवश्यकता थी, भारी मात्रा में बजट की आवश्यकता थी, जैसे बजट में प्रावधान किया गया। जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी थी, ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ानी थी। ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए जो सबस्टेशन वगैरह लगाने होते थे उसमें जमीनें नहीं मिलती थी जिला स्तर पे, कहीं कहीं विवाद होते थे जमीनों के, लेकिन उसको जिलाधिकारियों से सीधे बात करके उन विवादों को दूर कराया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की हालत में सुधार लाए। ये तीनों तरफ से कदम उठा के इस स्थिति में आज हम आ गए हैं कि आप देखते होंगे कि अब ये अक्टूबर 16 तक जो हमारा लक्ष्य था कि हम 24 घंटे बिजली दे सकें शहरों में और 16 घंटे रूरल एरियाज में, उस तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी ऊर्जा के क्षेत्र में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आपका जी, वो उतना अपग्रेडेड नहीं है जितना कि अगर आपके पास अगर 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध हो तो आप देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो बहुत पुअर है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर हमने पूरा ध्यान दिया है और नए नए सबस्टेशंस बने हैं, सबस्टेशंस का अपग्रेडेशन हुआ है। इसके साथ ही साथ लाइन लॉसेस को कम करने में बहुत मेहनत हमने की। जिला अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व किया, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां बनाई और ये कह दिया कि जहां पे लाइन लॉसेस 15% पे ले आएंगे वहां हम 20 घंटे बिजली देंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि श्रावस्ती जैसे जिले तक ने, जिलाधिकारी ने ऐसा काम करके दिखाया कि वहां हमको 20 घंटे बिजली देने का मजबूर किया उन्होंने अपने लाइन लॉसेस कम करके। तो इस प्रकार इसमें भी हम जानते थे कि ये सबसे मुश्किल एरिया है काम करने के लिए, लेकिन इसमें पूरे जिला प्रशासन को और बिजली विभाग के अधिकारियों को सबका तालमेल इसमें करा के इसमें हमने इसमें अचीवमेंट। आप यूपी को कब तक बड़े शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली देने की स्थिति में है? क्या आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप निर्माण करने की स्थिति में है? जी, हमने देखिए बजट में भी इस बार 27,000 करोड़ रुपए विद्युत विभाग को दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाईएस्ट दिया इसमें। तो इसलिए अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अक्टूबर तक जो हमने एक बात थी, घोषणा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हम 22 से 24 घंटे शहरी क्षेत्रों में और 16 घंटे देहात के क्षेत्रों में बिजली देंगे। पर अभी चीफ साहब हो नहीं पा रहा है। अभी आप 16 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं दे पा रहे हैं, 12 घंटे से अधिक शायद ही किसी गांव में बिजली मिलती नहीं। है। आप ये देखें कि पहले 7-8 घंटे ही बिजली मिलती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, उस 7-8 घंटे से बढ़ाते बढ़ाते पहले हम 10 साढ़े 10 लाए। अब हमारे आराम से 12 से लेकर 14 घंटे के बीच की सप्लाई जो है वो रूरल एरियाज में हो रही है और इसको बढ़ा के हम 16 घंटे पहुंचाने की बिल्कुल स्थिति में है, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम भी अपग्रेड हो गया है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हमने काम किया है और जनरेशन भी बढ़ गया और बिजली खरीद भी रहे हैं हम लोग बाहर से। अच्छा, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे सड़कों की हालत को लेकर बड़ी शिकायतें आती हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़कें बड़ी खराब स्थिति में है। सड़कों पे भाई काफी भारी हमने इसमें आपका ध्यान सिर्फ दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर है, बाकी सड़कों पर उतना फोकस नहीं है। आगरा एक्सप्रेस वे तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, इतना बहुत 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 4 लेनिंग सारे जिला मुख्यालयों की ये प्राथमिकता दी गई उच्च स्तर से हमको और हमने इसमें काम किया है। करीब 50 जिलों को हमने ऑलरेडी 4 लेनिंग रोड से जोड़ लिया है, जो कि बहुत खूबसूरत रोडें बन गई हैं। इसके साथ ही साथ अन्य मार्ग जो हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं, उन सब पे काम हुआ है और हमने बजट दिया है और अभी भी इस समय काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और मैं समझता हूँ आप देखेंगे अगर आप चलें उत्तर प्रदेश की सड़कों में तो आपको व्यापक सुधार सड़कों में नजर आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मसला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि उतना जिस हिसाब से पॉपुलेशन गाड़ियां बढ़ी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा डेवलप नहीं कर पाए। यही वजह है कि यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ के भी हर सड़कों पर जाम लगना बहुत आम बात है और आप खुद भी कई बार जाम में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है इस फ्रंट पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और मैं इस बात को मैं मानता भी हूँ कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में अभी और बहुत काम करने की हमको आवश्यकता है। हम लोगों ने अभी मिलकर पूरे 12 शहरों का एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जो है वो तैयार किया है, सभी महत्वपूर्ण 12 शहरों का, और उसको लागू करना भी शुरू कर दिया है। तो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिना पैसे की भी हो जाती हैं, जैसे 1 वे ट्रैफिक करना, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स लगाना और काम करना, वो उसमें धनराशि लगती है, लेकिन उस सबकी व्यवस्था हमने की है और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे कि सुधार पहले के मुकाबले हुआ है। आलोक जी, लखनऊ में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। लखनऊ में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी कई बार वार्निंग दी कमिश्नर को, एसएसपी को, बट यहाँ हालात सुधरे नहीं। उसके बाद जो है, जो ये बात सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस समय काफी अपनी बात नाराजगी भी व्यक्त की थी और निर्देश दिए थे। तो उसके बाद मुझे याद है यहाँ के कमिश्नर को दायित्व तो दिया गया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कमिश्नर लेवल पे हुई, उसके बाद हम लोगों ने इसीलिए इसको स्टेट लेवल पर भी टेकअप किया और प्रदेश स्तर पे मैंने स्वयं अपने स्तर पे भी इसमें कई बैठकें करी लखनऊ के ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को खासतौर से विशेष रूप से देखने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुधार इसमें नजर आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है कानून व्यवस्था। जी,
उत्तर प्रदेश में आज भी ये स्थिति है कि कई जनपदों में, कई शहरों में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ में क्या हुआ ये भी किसी से छिपा नहीं है। बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन आप लोग किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कठोर कार्रवाई से बचते हैं। सिर्फ बहुत स्थिति पड़ने पर आप तबादला कर देते हैं, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई से बचते हैं। शायद यही वजह है कि कानून व्यवस्था आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा आरोप ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत हो रही है IAS और IPS ऑफिसर्स की, इस वजह से आपका कोई नियंत्रण नहीं है। नहीं, कानून व्यवस्था बहुत ही अहम सब्जेक्ट है और इसको शासन के उच्चतम स्तर से भी सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। हम लोग भी इसको बहुत महत्व दे रहे हैं उसमें सुधार लाने के लिए। ये होता है ज़रूर कि कहीं कहीं घटना घट जाती है इमीडिएटली, कभी तो लगता है जैसे कानून व्यवस्था पे असर पड़ रहा है विपरीत, लेकिन आप ओवरऑल देखिए तो काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है वो क्राइम के मामले में हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई विषय, कोई इस 2 वर्ष में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो कि विस्फोटक हो गई हो। बिल्कुल घटना घटी लोकलाइज होके उनको हमने बहुत जल्दी ही नियंत्रण पा लिया। और क्राइम कंट्रोल में ये ज़रूर है कहीं कहीं काम अच्छा हुआ, कहीं कहीं कम अच्छा हुआ। जहाँ कम अच्छा हुआ उन लोगों ने हटाया भी, लोगों को ट्रांसफ़र भी किया, वहाँ से हटाया, और उनकी जिम्मेदारी भी ज़रूर उसमें तय करने की हमने पूरा प्रयास किया कि जिससे इसने अच्छा काम नहीं किया है। हमें शांति व्यवस्था के बारे में यह है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसका आधुनिकीकरण कराएं। डायल 100 जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आ रहा है जो सितंबर तक लागू हो जाएगा कि 20 मिनट के अंदर पुलिस को आप फ़ोन करें 100 में आपके मौके पे पहुंच जाएगी और कार्रवाई करेगी। तो इस तरीके के आधुनिकीकरण जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे डायल 100 है या 1090 जो महिला अपराध के बारे में जो बहुत सक्सेसफुल। लेकिन चीफ साहब, तैनाती में मेरिट को क्यों नहीं देखा जाता? नहीं, तैनाती मेरिट का योगदान मुझे लगता नहीं कि होता है, क्योंकि जिस तरह के अधिकारियों को तैनाती जिलों में दी जा रही है उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो मेरिट वाले हैं, ज्यादातर सिफारसी लाल हैं। अधिकारी तो वही हैं जो हमारे पास पूल अवेलेबल है, लेकिन उसमें काफ़ी बहुत अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और प्रयास हम लोग यही करते हैं कि अच्छे से अच्छे अधिकारी को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से सेलेक्ट करके ज़िले में तैनात किया जाए, और ये पूरा कोशिश होती है। अगर ज़िले में जाने में शिकायत आ जाती है कि भाई वो नहीं अच्छा कर रहा है, असफल हो रहा है, तो उसको हम हटाने में भी फिर देर नहीं करते। आपके ऊपर राजनीतिक दबाव रहता है? नहीं, राजनीतिक दबाव की बहुत ऐसी कुछ नहीं है। लोग कहते हैं, मांग आती है, कई लोग मांग करते हैं भाई फलाने अधिकारी को हटा दें, फलाने अधिकारी को भेज दें, लेकिन जो भी बात है ये हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं और अपनी बात को भी रखते हैं, और उसके आधार पर भी निर्णय हो जाता है। ये कहा जा रहा है कि ये सरकार बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में अधिकारियों का तबादला और तैनाती करती है। नहीं, ऐसा आप नहीं तो चूंकि सिविल सर्विस बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, तो ऐसे में सवाल आपसे बनता है, क्योंकि तबादले आप ही की दस्तखत से। नहीं, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दबाव में अधिक से अधिक ट्रांसफर हो रहे हैं, बल्कि हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि हम उचित अधिकारी को उचित स्थान पर ही भेजें। हो सकता है 100% कभी कभी हमको सक्सेस नहीं मिल पाती हो किसी कारण से, लेकिन जहाँ तक कोशिश होती है हम यही प्रयास करते हैं। और बाय एंड लार्ज ये है कि राजनीतिक दबाव नहीं, मेरिट को ही आधार मानते हुए हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस बीच मैंने देखा कि 2 साल के आपके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर आपने PCS ऑफिसर्स को IAS में प्रमोट कराने में बड़ा योगदान रहा, IPS ऑफिसर्स के लिए भी यही रहा। लेकिन ये जिस तरह के अधिकारी ये अपग्रेड होकर आए, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास में या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में ये लोग कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि है, हालांकि पता नहीं क्यों इसको बहुत अंडर प्ले किया है सरकार ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बड़ी उपलब्धि है, पूरे शासन की बड़ी उपलब्धि है। इतने प्रमोशंस कभी नहीं हुए। हाँ, नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन इसको इतना दबा क्यों रखा है आपने? PPS से IPS में, PFS से IFS में बड़े मात्रा में प्रमोशन हुए। तो वो इसलिए किया गया कि देखिए, प्रमोशन अगर न होने से आदमी का मनोबल गिरता है अधिकारी का। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सरकारी सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है कि समय से लोगों को अगर प्रमोशन मिल जाए तो उनका फिर अंदर हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और वो और अधिक अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये करने से एक पॉजिटिव ही असर है, सकारात्मक ये एक चीज़ है जिसको लेकर लोग अच्छा काम करके दिखाएंगे। लेकिन इस चीज़ को इनकैश नहीं कर पाई सरकार। आपने इतने बड़े पैमाने पर पिछले 4 सालों में प्रमोशंस हुए, जी, लेकिन सरकार उसको अपनी उपलब्धि ही नहीं मानती है। नहीं, क्या भूल गए आप लोग, या कोई और बात है इसके पीछे? ये हमारी उपलब्धि है, बिल्कुल महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और हम इस बात को कहते हैं बिल्कुल कि ये सरकार की, वर्तमान शासन की, वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अच्छा, कुछ बुंदेलखंड पे बात कर लेते हैं साहब। बुंदेलखंड में अभी पानी को लेकर जिस तरह से सियासत हुई, और बुंदेलखंड आप कहते जरूर हैं कि आपकी प्रायोरिटी में है, लेकिन हालात बुंदेलखंड के बदलने में आपकी सरकार नाकाम रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बल्कि आपसे ये कहना चाहूँगा कि बुंदेलखंड में जितना हमने काम किया, सूखे को लेकर किसी भी प्रदेश में इस तरीके का काम नहीं हो पाया, जो कि राष्ट्र स्तर पर भी अप्रिशिएट किया गया जब मीटिंग हुई थी। ये देखिए आपकी दिसंबर से ही हम लोग सचेत हो गए थे। दिसंबर से कि बारिश जब कम हुई और बुआई कम हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय सभी जिलाधिकारी, मंडल आयुक्तों की बैठक की थी। उसमें हमको निर्देश दिए गए थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री स्वयं 4-5 बार और मैं भी 4 बार बुंदेलखंड गया हूँ, और वहाँ बैठ के पूरी समीक्षा करना, गाँव-गाँव विजिट करना,
पूरे मंडल आयुक्त अधिकारियों को भेजना, पूरा एक्शन प्लान बनाना। देखिए हमने वहाँ मनरेगा के अंतर्गत लोगों को काम दिलाया, 100% से ऊपर लक्ष्य हमने हासिल किया मनरेगा में। बुंदेलखंड क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून तत्काल 1 जनवरी से पूरे बुंदेलखंड में लागू किया। समाजवादी पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसमें अनाज, मिल्क पाउडर, घी, तेल, चावल, आलू सब वितरण हो रहा है। ये सब हो रहा है। क्या इतना इनफ है? और पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है। नहीं इनफ तो देखिए ऐसा है कि सिचुएशन वहाँ की बहुत खराब थी, पानी जो कम बरसा था उसको देखते हुए हम लोग जो राहत के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मेजर्स ले सकते थे वो हम लोगों ने लिए, और आगे के सीजन में हम लोग और बुआई को इंकरेज कर रहे हैं खरीफ में, जिससे इनकी इनकम लेवल को भी जो है विपरीत प्रभाव न पड़े। मतलब मैंने बताया समस्या बहुत गंभीर 3 सालों से वहाँ हालात बहुत खराब हैं, तो कोई इसके लिए कंक्रीट प्लान आपकी सरकार क्यों नहीं बना पाई? क्या आपसे चूक कहाँ पे हुई? नहीं 3 साल से हालत थी, उसके हिसाब से हमने जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी बड़ी योजनाएं ली, कम से कम 48 नई योजनाएं हम लोगों ने बुंदेलखंड के लिए ली थी। और इस साल भी जिस समय बजट बना था उस समय 200 करोड़ रुपए सीधे बुंदेलखंड में पीने के पानी के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड किया। तो बाकी तिल की खेती को हमने देखिए इंकरेज किया खरीफ में वहाँ, और तिल की खेती कहाँ 2 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 3,94,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने तिल की खेती कराई, जिससे किसान को बहुत लाभ मिला। तो वो परिवर्तन हम वहाँ पे ला रहे हैं। नए सिंचाई के उसमें नए डैम, हमारे लचूरा डैम बनकर तैयार है, अभी सीधी उसका माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, वो भी बनके तैयार हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए गए, कदम उठाए गए कुछ कुछ, लेकिन असर होने में पूरे ये भी आरोप लगते हैं कि केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, बुंदेलखंड को लेकर कोई पैकेज नहीं दे रही है। बुंदेलखंड पैकेज एक जो था पहले का वही चला आ रहा है, कोई नया पैकेज तो नहीं आया है। लेकिन हम लोगों ने जब भी भारत सरकार, क्या आपके पास इनफ इतना बजट है, इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अकेले बुंदेलखंड की समस्या से निपट लेंगे? नहीं, आपको केंद्रीय इमदाद की जरूरत नहीं है? हमें जरूर आवश्यकता है। हमने अभी जैसे ड्रिंकिंग वाटर का मैं उदाहरण दे दूं कि विशाल प्रोजेक्ट एक लिया है सरफेस वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो 1680 करोड़ का है। तो उसको हम लोगों ने प्रस्तुतिकरण वहाँ नीति आयोग में भी किया है, भारत सरकार में भी किया है, और हमें आश्वासन मिला है कि हम इस समय शीघ्र जो है 50% कम से कम फंडिंग जो है उसकी 50% भारत सरकार भी करने को तैयार हो सकता है। तो इस प्रकार शेयर तो करना है भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को, दोनों को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधनों की काफी आवश्यकता पड़ेगी बुंदेलखंड की स्थिति को बदलने के लिए। आलोक जी, मैं कई डिबेट में बुंदेलखंड के मुद्दा उठा चुका हूं, आज फिर आपके सामने उठा रहा हूं, जो बुंदेलखंड के लोगों की आवाज है। आप देखिए कि बुंदेलखंड में भी आप अगर जो भी बचे खुचे उद्योग धंधे हैं, जालौन, हमीरपुर, बांदा, इन जगहों पर भी थोड़े बहुत जो धंधे बचे हैं, आज आप वहां पर बिजली का जो कॉमर्शियल रेट है, जो नोएडा में रेट लागू है, वही रेट आप बुंदेलखंड में वसूलते हैं। हालात जब जानते हैं कि इतने खराब हैं, एग्रीकल्चर वहाँ पर हो नहीं पा रही है लोगों की, और कोई जीने का साधन नहीं है, तो जो थोड़े बहुत उद्योग धंधे हैं उनको आप कोई छूट क्यों नहीं देते हैं? बिजली की कीमतें कम क्यों नहीं करते हैं कि उद्योगपति वहाँ जाएं, अपने बिजनेस लगाएं, और जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है कम से कम उनको प्रमोट करें, आप उनको तो बचा पाएं। तो कॉमर्शियल बिजली के रेट्स अगर आप बुंदेलखंड में कम करें तो जो बचे खुचे धंधे हैं कम से कम उससे लोग अपना जीवन यापन करें। आप नोएडा के बराबर वहाँ रेट क्यों वसूलते हैं? अब बिजली का रेट तो देखिए पूरे प्रदेश के लिए जो है बिजली का रेट एक ही है, तो लागू रहता है। ये नहीं कि बुंदेलखंड में अलग है या नोएडा में अलग है, लेकिन वहाँ के हम चाहते हैं कि उद्योग में लगे। जो हमारी जो औद्योगिक विकास नीति है उसमें देखिए नोएडा या उधर आप कोई उद्योग लगाएंगे तो हम कोई सहूलियतें नहीं दे रहे हैं उसमें, चाहे वो इंटरेस्ट सब्सिडी हो, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी से वो हो, मतलब आपको नहीं देनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी। ये सब लागू होता है अगर आप उद्योग लगाएं बुंदेलखंड में या पूर्वांचल में। लेकिन अगर आप पश्चिम में लगाते हैं, ग्रेटर नोएडा में लगाते हैं, नोएडा में लगाते हैं, मेरठ में लगाते हैं, तो ये सब सहूलियतें नहीं दे रहे हैं। तो बुंदेलखंड में लोग अगर कुछ करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग लोगों को आपको छूट देने में या उनको थोड़ा प्रमोट करने में क्या परेशानी है? एक अलग कोई पॉलिसी बनाइए और बिजली के रेट्स वहाँ कम करिए। बिजली के रेट के बारे में आपने सुझाव दिया, तो इसको हम विचार कर लेंगे कि उसके लिए क्या। मुझे ध्यान है 1 साल पहले कुछ उद्योगपति आपसे बुंदेलखंड के आके मिले भी थे इस विषय। लेकिन वो मैंने बताया कि बाकी नीतियों में जो भी हम सहूलियतें दे रहे हैं वो बुंदेलखंड या पूर्वांचल में जो उद्योग लगाएगा उसको वो सहूलियतें दे रहे हैं, ना कि किसी और पार्ट पर दे रहे हैं। जो लगे हुए हैं उन्हीं को बचा लीजिए उद्योगों को। उनको बचाने का तो पहली, और इस पर विचार करिए कि वहाँ अगर रेट कम हो सके तो लोगों को कुछ फायदा हो, वहाँ पे जरूर विचार कर लेंगे इस पर। दूसरा मुद्दा यह है कि आपने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपकी सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए। यहाँ एक पूरी ट्रेन भरकर पानी भेजा और आपने लेने से मना कर दिया, वापस कर दिया। वो अलग मुद्दा था। असल में ट्रेन की हम लोगों ने कोई मांग तो की नहीं थी, और ट्रेन अपने आप ही उन्होंने किसी ने कह दिया कि हम भेज रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट से। अब बात यह है कि ट्रेन आने में, एक तो ट्रेन वो इंटीरियर में नहीं जा पाती है, स्टेशन पे आके खड़ी जाती है। हमें आवश्यकता है, बुंदेलखंड का जो टोपोग्राफी ऐसी है कि दूर दूर तक गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में गांव हैं, वहाँ पानी पहुँचाने की आवश्यकता थी। इसलिए बात थी कि भाई हमें टैंकर्स की आवश्यकता है जो पानी वहाँ पहुँचाएं। अब ट्रेन खाली आके स्टेशन में खड़ी हो जाएगी, उससे हमारी नीड नहीं मीट होती थी। बाकी पानी के स्रोत की कमी नहीं थी हमारे पास, पानी के स्रोत हमारे पास अवेलेबल थे, इसलिए ये बात हम लोगों ने सामने रखी थी। तो आपको क्या लगता है बुंदेलखंड को इस बदहाली से कैसे निकाला जा सकता है? इसके क्या प्लानिंग? बुंदेलखंड में देखिए पूरा हम लोगों ने प्लान बनाया है इसके। एक तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का कि खरीफ में
वहाँ बुआई नहीं होती है, लेकिन खरीफ में बुआई को हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 60 से 70% क्षेत्र में खरीफ में बुआई हो। इसके लिए विशेष हमने इनपुट सब्सिडी दलहन और तिलहन की फसलों में घोषित की है। इसके साथ ही जो है क्रॉप इंश्योरेंस की योजना को प्रॉपर तरीके से बुंदेलखंड में हम लागू कर रहे हैं। फिर पानी को जो है सही तरीके से उपयोग किया जाए, इसके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन को लागू करने का पूरा प्रयास हो रहा है। पीने के पानी के लिए सरफेस वाटर की बड़ी योजनाओं को लेके वहाँ पे सरफेस वाटर से ही पीने का पानी उपलब्ध कराने की बात है। तो ये तमाम इस तरीके के प्रयास हैं, इससे हम समझते हैं बुंदेलखंड में बदलाव आ सकता है। वहाँ नए डैम भी बन रहे हैं, एरच डैम बन रहा है, अर्जुन साहब प्रोजेक्ट है, इन सबको लेकर भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पानी की उपलब्धता को हम सुनिश्चित करा रहे हैं। बुंदेलखंड को पानी चाहिए, अगर पानी मिल जाएगा, चाहे वो माइनर इरिगेशन से मिले, चाहे इरिगेशन से मिले, चाहे पीने का पानी मिले, तो बुंदेलखंड वही नहीं मिल पा रहा है। कुछ आपके कैडर की बात कर लेते हैं जी। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको एक फिक्स्ड टेन्योर 2 साल का मिल गया, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं है कि उनको फिक्स्ड टेन्योर मिले और वो भी आपकी तरफ परफॉर्म करके कुछ अपनी उपलब्धियां बता पाएं। तो अब जब आप ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि अपने मातहतों को आप एक फिक्स्ड टेन्योर दिलवाएं ताकि वो भी अपने काम को ठीक से बता पाएं, और जिसमें नाकामी हो रही है। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जिसको कहाँ पोस्ट करें, खासतौर से जैसे प्रमुख सचिव स्तर पे करें या कहीं करें, तो उसको अधिक से अधिक समय दें वहाँ काम करने का। और आप देखेंगे कई प्रमुख सचिव जो हैं वो 2-2 साल से 2.5 साल से अपने अपने पद पे बरकरार हैं। तो ये है, कहीं कहीं पे बदलाव जल्दी हो जाता है, कहीं कोई बात हो जाती है, जैसे कहीं कोई ना कामयाब नहीं हो सका अधिकारी, या कहीं पे कोई रिजल्ट नहीं दे पाया, या कहीं उसकी स्वयं की इच्छा रही कि वहाँ से हटना चाहे, या वो भारत सरकार चला जा रहा है, तो उसमें फिर बदलाव आ जाता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम समय दें। आपकी बात सही है कि अगर समय मिलेगा विभाग में तो रिजल्ट देने के लिए उसको आसानी होती है। दूसरा, हम बार बार आपको अलर्ट करते हैं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं अधिकांश उसमें से जनता दर्शन नहीं करते हैं, 10 से 12 में नहीं रहते हैं, तहसील दिवसों में नहीं जाते हैं। जब हम खबरें चलाते हैं आपके सामने उनको एक्सपोज करते हैं, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए चले गए तो चले गए। जनता दर्शन को लेकर आपका जो फील्ड यूनिट्स हैं उसमें उतनी गंभीरता नहीं है और आप उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से बचते हैं। देखिए, हम तो ये है कि खुद भी ये विश्वास रखते हैं कि जनता से मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। मैं तो स्वयं ही 1 घंटा प्रतिदिन जो है वो पब्लिक से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं को हल करता हूँ। पर जहाँ मैं ये करता हूँ, मैंने निर्देश बड़े कड़े हैं सभी अधिकारियों को, चाहे वो यहाँ पे प्रमुख सचिव हों और जिले के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अधिकारी हों, कि 2 घंटे जरूर पब्लिक से मिलें। हम इसकी चेक भी करते हैं, काफ़ी उनको लोगों को पुलअप भी किया गया है, उसके लिए काफ़ी उसमें सचेत भी किया गया है, स्पष्टीकरण भी मांगा गया है जहाँ जहाँ कमी आई है। और अधिकांश में देख रहा हूँ अब लोग बैठ रहे हैं, हल कर रहे हैं। कहीं कहीं से शिकायतें आती हैं, पर कहीं कहीं आप इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं कराते हैं कि जनता दर्शन अगर समय से होता रहे तो अधिकांश लोगों की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उनका तो निदान हो सकता है। बिल्कुल, यही हम लोग देखते हैं कि अगर ज़्यादा शिकायतें किसी जिले से आ रही हैं, कहीं कुछ आ रही हैं, तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पे जो है वहाँ पे जनता दर्शन नहीं कर रहे हैं या उनकी समस्याओं का सकारात्मक हल नहीं कर रहे हैं। तो ये बात उनसे जरूर पूछी जाती है और कहा जाता है, उनको कन्फ्रंट किया जाता है कि भाई आपके जनपद से ज़्यादा शिकायतें आखिर क्यों आ रही हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण मसला है कि IAS ऑफिसर्स पे इन दिनों भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में। तो बड़ा लंबा समय आपने तकरीबन 38 साल नौकरी का गुजार लिया है, कितना परिवर्तन आप अपने कैडर में देख रहे हैं तब और अब में? नहीं, ठीक है, परिवर्तन तो जरूर हुआ है, परिवर्तन पूरे समाज में हो रहा है, मूल्य तो गिरे होंगे, बहुत परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये है कि अभी भी हमारा IAS कैडर में मैं समझता हूँ बहुत अधिकांश, या मेरे अपना मानना जरूर है कि मेजॉरिटी ऐसे अधिकारी हैं जो कि भ्रष्टाचार वगैरह में नहीं लिप्त रहते हैं और बड़े मेहनत से और लगन से काम करना चाहते हैं। कुछ कर दिखाने की उनके अंदर चाह होती है, हिम्मत होती है। हाँ, कुछ जो लोग ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो ठीक है भाई, उनके खिलाफ तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए, उनको होना चाहिए, इसमें मैं उनको डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। दूसरा एक ट्रेंड पिछले 10 सालों में देखने को मिला है कि ऑफिसर्स की जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स बहुत हो गए हैं, राजनीतिक आकार तलाश लिए उन्होंने, कोई इस पार्टी के साथ है, कोई उस पार्टी के साथ, एक चिन्हित हो गया, एक वर्टिकल डिवीजन ब्यूरोक्रेसी में हो गया है। आप ऐसा महसूस करते हैं क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी हद तक आपकी बात जो कह रहे हैं ऐसा हो जाता है, ऐसा परसेप्शन है ऐसा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी को तो परफॉर्म करना है और जो भी शासन की नीतियां हैं उसको लागू करना है, सही तरीके से लागू करना है। तो अगर ये इस तरीके का पॉलिटिकल डिवीजन होने से पूरे असली नुकसान जो है वो जनता का होता है। चीफ साहब, मेरे पास वक्त कम है, मैं 1 मिनट में जानना चाहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपके कार्यकाल की? सबसे बड़ी बात कहा, जैसे प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, बिजली की व्यवस्था को सुधार करना है, IT सिटी है, जनेश्वर मिश्रा पार्क है, JPN सेंटर है, तमाम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको हमने समय से पूरा किया और इसका लाभ जो पब्लिक तक पहुंचाया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कामधेनु डेयरी हो, पोल्ट्री की योजना हो, अमूल की डेयरी के प्लांट लगाना, ये सब चीज़ें ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिससे प्रदेश में एक परिवर्तन आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है।
संतुष्टि महसूस होती है जब आप पलट कर देखते हैं? जी हाँ, आपने क्या संतोष किया? है, मुझे बिल्कुल संतोष है कि विकास के उसमें गति में तेजी आई है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन था उसको लागू करने में मैंने अधिकारियों की टीम को लेकर चीफ मिनिस्टर का मैंडेट आपके साथ है? जी हाँ, बिल्कुल है और उनके विजन को हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है एक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, प्राइम डिबेट में समय देने के लिए और स्टूडियो आने के लिए, और आपके अगले कार्यकाल की शुभकामनाएं ताकि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के कुछ नए आयाम स्थापित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन, जो बहुत कमिटमेंट, डेडिकेशन और बड़ी कड़ी मेहनत करने वाले अधिकारी हैं। उम्मीद है कि अगले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास के कुछ नई उपलब्धियां जरूर लिखेंगे, लेकिन आलोक रंजन के साथ ये भी बात जुड़ी हुई है कि वो कार्रवाई के मामले में थोड़ा सॉफ्ट हैं, हालांकि मातहतों के साथ रिव्यू मीटिंग में बड़े हार्ड भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।